हेलो दोस्तों, मैं नीरज RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कल का हमारा विषय था संघ उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 और 4, 1 से लगाकर 4 तक का हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है भारत में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक। भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? नागरिकता अधिनियम 1955 कब आया, क्यों आया, इसमें संशोधन कब हुआ, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और यहाँ आज का सबसे महत्वपूर्ण इसमें आधार होगा नागरिकता का कि हमें 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है, अर्थात हम अनुच्छेद 11 का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है, जो व्यक्ति संविधान के प्रवर्तन अर्थात लागू होने के समय, जो व्यक्ति संविधान के प्रवर्तन अर्थात लागू होते समय भारत में अधिवास कर रहा था, मतलब भारत में निवास करता हो। कब? जब भारत का संविधान क्या हुआ हो, लागू हुआ हो। तो जो व्यक्ति भारत के संविधान के लागू होते समय भारत में अधिवास कर रहा था, या उसका जन्म या उसके माता पिता में किसी का जन्म भारत में हुआ हो। पहला इसका क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए कि वह भारत में निवास करता हो, या तो दूसरा, या उसके माता पिता या उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। कौन से भारत में? संविधान के लागू होते के समय। तीसरा पॉइंट है 5 वर्ष या उससे अधिक समय में भारत में निवास कर रहा हो। जब भारत का संविधान लागू हुआ हो उसके पहले 5 वर्ष या इससे अधिक समय से भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर से समझते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जो व्यक्ति संविधान के लागू होते समय भारत में निवास कर रहा हो, या उसके माता पिता का जन्म या उसका जन्म भारत में संविधान के प्रवर्तन के समय हुआ हो, या 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। अब अनुच्छेद 6 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 कहता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्या किया हो, भारत आया हो, और उसके माता पिता में या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अर्थात 26 जनवरी 1947 के पहले जो उसका जन्म हुआ हो, अर्थात उनके माता पिता का जन्म हुआ हो, दादा दादी का जन्म हुआ हो, नाना नानी का जन्म हुआ हो, किसमें? अविभाजित भारत, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में हुआ हो, तो वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो। 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कहते हैं? पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, कौन से भारत में? अविभाजित भारत में हुआ हो, तो उसे, और वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, तो उसे भारत की क्या कर दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो और 26 जनवरी 1950 के पहले भारत आया हो, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले भारत आ जाता है, तो उसे 6 माह तक मामूली तौर पर रहना पड़ेगा, अधिवास करना पड़ेगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। 19 जुलाई 1948 में परमिट सिस्टम चालू हुआ था, इसीलिए 19 जुलाई 1948 का जिक्र किया है, और 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं भारत का संविधान लागू हुआ था, इस वजह से इसे चुना गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? जब व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, या उसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी में किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, और वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले भारत आ जाता है, तो उसे 6 माह तक मामूली तौर पर
रहना होगा, उसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 में पढ़ा है पाकिस्तान से भारत आया हो। अनुच्छेद 7 देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, यह वही समय है जब दंगे बहुत तेज़ी से ट्रेनों में भरकर बहुत सारी लाशें जा रही थीं, बहुत ज़्यादा दंगे भड़क रहे थे। 1 मार्च 1947 ये वही घटना है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान जाता है, कहाँ जाता है? भारत से, नोट डाउन करना है, भारत से पाकिस्तान जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सीधा सीधा सिद्धांत क्या है? यदि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से कहाँ जाता है? पाकिस्तान जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन क्या है? वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाता है, तो वह 6 माह तक निवास करेगा भारत में रहेगा मामूली तौर पर। उसके पश्चात उसकी भारत की नागरिकता पर विचार किया जाएगा और उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, दी जाएगी। ठीक, याद रहेगा। उसमें क्या कहा था? पाकिस्तान से भारत आया हो, इसमें भारत से पाकिस्तान जाता हो। कब? 1 मार्च 1947 के बाद। लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाता है, तो उसे 6 माह तक मामूली तौर पर निवास करना पड़ेगा और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 8। यदि किसी व्यक्ति का जन्म, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में हुआ है, अर्थात अविभाजित भारत में हुआ है, तो या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में किसी का भी जन्म, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति संविधान के प्रवर्तन के समय विदेश में हो, तो उसने विदेश की नागरिकता स्वीकार ना की हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कैसा क्या बोल रहा है देखिए, यदि संविधान के प्रवर्तन के समय उसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी में किसी का भी जन्म भारत में हुआ है और वह जब संविधान का प्रवर्तन हुआ अर्थात संविधान लागू हुआ, मान लो वो ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहा है, तो और उसने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन उसके पूर्वज में से किसी का निवास स्थान क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 9 पर चलते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है, मान लो हम इंग्लैंड, अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अमेरिका की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की जो नागरिकता होगी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात स्वयं भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में क्या है? नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है और भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकारता है या स्वीकार करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त होगी या अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा? अनुच्छेद 5 पढ़ा। यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रवर्तन के समय भारत में अधिवास कर रहा हो या उसके माता पिता में किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो या वो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? प्रदान कर दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आया हो और वह कब? 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, तो उसे और 26 जनवरी 1950 के पहले आ जाता है, तो उसे 6 माह तक मामूली तौर पर निवास करना पड़ेगा। इसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? अनुच्छेद 7 में पढ़ा हमने कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाता है, तो उसे मामूली तौर पर 6 माह तक निवास करना पड़ेगा। उसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 हमने क्या पढ़ा? यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भारत में हुआ है, लेकिन संविधान के प्रवर्तन के समय वह किसी विदेश में निवास कर रहा है, लेकिन उसने विदेश की नागरिकता स्वीकार नहीं की है, तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? प्रदान की जाएगी।
अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, मान लो हम पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की हमने नागरिकता, हमें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा और हमने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो यदि हमने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत की नागरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगी? आपकी समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 10 में। देखिए अनुच्छेद 10 में चलते हैं। जो व्यक्ति संविधान, अनुच्छेद 10 क्या कहता है देखते हैं। जो व्यक्ति संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक है या उसकी नागरिकता आगे भी बनी रहेगी। क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो व्यक्ति संविधान के लागू होते समय अर्थात संविधान के प्रवर्तन के समय, जब क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय भारत का जब संविधान लागू हुआ था और वह भारत का नागरिक था, तो उसकी नागरिकता आगे ही भी उसी प्रकार जारी रहेगी। मान लो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता या हम भारत में निवास कर रहे थे कब? 26 जनवरी 1950 के समय। तो हमारी नागरिकता पर कोई आँच नहीं आएगी, हमारी नागरिकता आगे इसी तरह बनी रहेगी। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 10 कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 11, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 11, संविधान लागू होने के पश्चात, मान लो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जब 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था हमने जब संविधान को, तो मात्र 16 अनुच्छेद उसके लागू हुए थे। और भारत संविधान का शीर्षक जो अनुच्छेद 393 में दिया है और 394 में कहा गया है कि भारत के केवल 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे और 26 जनवरी 1949 को भारत को पूर्णतः संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। देखते हैं संविधान के लागू होने के पश्चात नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। मान लो संविधान भारत का क्या हो गया? लागू हो गया, तो भारत की नागरिकता अब किस प्रकार दी जाएगी, इसके संबंध में कौन नियम बनाएगा? संसद नियम बनाएगी या विधि बनाएगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम आया वो कब आया? 1955 में आया। और इसका जो पहला संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ। कब हुआ इसका पहला संशोधन? इसका जो पहला संशोधन हुआ है वो 1900 कब हुआ है? 86 में हुआ है। जब 1986 में क्या हुआ? पहला संशोधन हुआ 1986 में, फिर 1992 में एक संशोधन हुआ है, फिर 2003 में भी संशोधन हुआ है, फिर 2005 में भी संशोधन हुआ है, 2015 में भी कुछ संशोधन हुआ, 2019 में तो आप जानते ही NRC आया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है। बहुत बड़ा सा उसका मेजर चेंज हुआ है नागरिकता में, उसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन एक पूरा वो बनाऊंगा मैं वीडियो, उसके विषय में बाद में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया और इसका पहला जो संशोधन हुआ है वो 1986 में हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि जो नागरिकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर बताया गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, पहला है जन्म के आधार पर। कैसा? जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता जन्म के आधार पर प्रदान की जाती है? जन्म के आधार पर ऐसा कि जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में निवास करता है और उसके पुत्र का जन्म, या कोई व्यक्ति भारत घूमने आता है और उसके पुत्र का जन्म भारत में हो जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ऐसा होता कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता और वहीं भारत में उसके पुत्र का जन्म हो जाता, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती और बाद में वो क्या होते? आतंकवादी बन जाते। तो ऐसा ही था, शुरुआत में जन्म के आधार पर इसी प्रकार नागरिकता दी जाती थी। लेकिन सन 1986 में एक संशोधन हुआ और 1986 में संशोधन में बताया गया कि माता पिता में कोई एक क्या होना चाहिए? 1986 में क्या बताया गया कि माता पिता में कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय हो, तो उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें भी काम नहीं चला, क्योंकि तब भी क्या हो रहे थे? संशय बना हुआ था कि भारतीय नागरिकता इतनी सरलता से प्रदान की जा रही है। तब 2003 में पुनः एक संशोधन आया इसी के विषय में, जन्म के आधार पर, और कहा गया कि दोनों जो माता पिता हैं दोनों के पास क्या होने चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सही डॉक्यूमेंट्स
पत्र होने चाहिए, जिसके आधार पर जन्म के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा, जिसके आधार पर हमें मिली है भारतीय नागरिकता, वंशानुगत, माता पिता के आधार पर हमारे माता पिता दादा दादी सभी भारत में निवास करते हैं, इसी आधार पर हमें भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। तो वंशानुगत कैसे, वंशानुगत आधार पर कहा गया कि पहले कि पिता भारतीय होना चाहिए। शुरुआत में कैसा था, पिता भारतीय होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने जैसे देखा होगा सानिया मिर्जा के जो पति हैं वो क्या हैं, पाकिस्तानी हैं, शोएब मलिक, और सानिया मिर्जा भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिकता स्वीकार की हैं सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा का जो पुत्र होगा वो पिता के आधार पर अगर नागरिकता वंशानुगत परंपरा के आधार पर प्रदान की जाए तो वो पाकिस्तानी होगा। तब 1992 में एक संशोधन हुआ और कहा गया उसमें कि माता पिता दोनों में से किसी के आधार पर ही कोई भी यदि भारत का निवासी है, क्योंकि माता पिता क्या है, दोनों बराबर हैं, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो भारत की नागरिकता भी, वो 18 वर्ष का जब उनका पुत्र होगा तो वो खुद स्वीकार करेगा कि उसे भारत की नागरिकता चाहिए या पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए। ठीक है। वंशानुगत परंपरा के आधार पर किस प्रकार प्रदान की जाएगी, माता पिता में कोई भी क्या हो, भारतीय हो, तो उसे वंश परंपरा के आधार पर, या दादा दादी नाना नानी में कोई भी उसका भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर पंजीकरण के आधार पर अर्थात रजिस्ट्रेशन के आधार पर, कैसा, मान लो हम नौकरी करने आए भारत में, कोई विदेशी व्यक्ति आया नौकरी करने, या हम ऑस्ट्रेलिया गए, तो क्या पता हमें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी या ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता तुरंत प्रदान कर दी जाएगी, जी नहीं। तो जैसे कोई व्यक्ति भारत आता है, पहले इसका जो उदाहरण था 6 माह तक हमें मामूली तौर पर रहना पड़ेगा, फिर आया 5 वर्ष तक हमें नागरिकता के लिए अगर पंजीकरण के आधार पर हम रह रहे हैं तो 5 वर्ष तक रहने पड़ेगा। अब ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष भारत में नौकरी करने आया है तो उसे 7 वर्ष तक भारत में निवास करना पड़ेगा, उसके पश्चात उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसे फॉर्म अप्लाई करने पड़ेगा, या तो किसी भारतीय महिला से विवाह कर लेता है तो गृह मंत्रालय में अपना क्या करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, उसके पश्चात गृह मंत्रालय तय करेगी कि उसे भारत की नागरिकता प्रदान करनी है अथवा नहीं करनी है। ठीक है। फिर अगला करते हैं देशीकरण के आधार पर। ध्यान से पढ़ेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। देशीकरण के आधार पर किस प्रकार, इसमें मैंने क्या पंजीकरण में बताया 7 वर्ष तक। ठीक है। देशीकरण के आधार पर कैसे, कला विज्ञान भारतीय भाषा का कोई ज्ञाता व्यक्ति हो, जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान में निवास करता है, पाकिस्तान का सिंगर है, क्रिकेटर है, कुछ भी है, और वो भारत में आकर निवास करना चाहता है, या भारत में आकर क्या करने लगता है, निवास करता है, तो उसे तुरंत तो भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, पहले उसे कोई भाषा आनी चाहिए भारतीय। तो जैसे हम बात करते हैं कोई भी पाकिस्तानी एक्टर की, गायक एक्टर की बात उठा लीजिए, जैसे अदनान सामी हैं, तो और उसे आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित ना किया होगा, उसने कभी प्रेरित ना किया हो आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित ना हो वो व्यक्ति, तो उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कोई सिंगर पाकिस्तान से आकर भारत में निवास करता है तो उसे 10 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत में निवास करना होगा, उसके पश्चात उसे भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी, देशीकरण के आधार पर प्रदान कर दी जाएगी। फिर है क्षेत्र अर्जन के आधार पर, क्या है, क्षेत्र अर्जन के आधार पर। क्षेत्र अर्जन के आधार पर हमने सुना था सिक्किम, जैसे हम किसी क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, 16 में 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार के समय। तो जो क्षेत्र अर्जन के आधार पर भारतीय क्षेत्र अर्जन के आधार पर जो नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, जैसे हमने सिक्किम को अपने भारत में मिलाया तो सिक्किम के जितने भी लोग होंगे उन्हें भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। पुराने समय में क्या होता था, जैसे हम मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ और मगध ने अवंती को अपने में मिला लिया, तो अवंती की जो जनता होगी वो भी मगध की जनता कहलाएगी। इसी प्रकार क्या कहा गया कि सिक्किम के जब आदमी भारत में आकर मिले 16 मई 1975 को, तो सिक्किम की पूरी जनता है को भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है। और 3 आधार पर क्या होता है, 3 आधार पर भारत की नागरिकता खत्म भी कर दी जा सकती है, जैसे त्याग, वंचित कर दिया जाए किसी चीज़ से, आपको वंचित या बर्खास्त किया जा सकता है आपकी नागरिकता को। कौन कौन आधार पर देखते हैं। त्याग कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आता है
कोई बड़ा मेहमान आता है और आपने क्या कर दिया, नियमों का उल्लंघन कर दिया, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा आपको, या आपकी बर्खास्त कर दी जाएगी नागरिकता। कोई व्यक्ति आया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप से आपने अभद्र टिप्पणी कर दी, या कोई जूता फेंक के मार दिया और कुछ कर दिया, तो क्या कर दिया जाएगा, इन तीनों आधार पर आपको या तो आपको अपनी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, या सरकार आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर देगी या बर्खास्त कर देगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को, RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। कोरोना का समय है, इसलिए घर पर रहें और सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करें। धन्यवाद।